हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग MCQ क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जितने भी इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनको एक एक करके जानेंगे और उनके साथ उनके सभी जो भी फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि कार्बन क्या है। ये है कार्बन क्या है। तो कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारे फैक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सही जवाब है कार्बन क्या है, अधातु है। देखिए, अधातु के बारे में कुछ पॉइंट आपको बताएं तो अधातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः गैसें होती हैं। यानी जितने भी गैस हैं वो कैसी होती हैं, अधातु हैं। लेकिन एक वो अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, वो कैसी होती है, द्रव अवस्था में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर है ब्रोमीन। और एक ये जो धातु है जिसको कार्बन कह रहे हैं, या फिर इसी का एक रूप है हीरा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हैं, अधातु हैं। और हीरे के बारे में तो यह सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो कार्बन और हीरा ये क्या हैं, अधातु हैं। ठीक है, और अधातुएं सामान्यतः किस अवस्था में, गैस अवस्था में। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में कौन सा कार्बन का अपर रूप है। अपर रूप देखिए, याद रखिए, कार्बन के अपर रूप पूछे जाते हैं तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, यानी ये तीनों कार्बन के ही रूप हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई पूछे कार्बन के कितने अपर रूप, तो यही तीन मेन हैं, 1 2 3। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों क्या हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध हैं। फ्रेंड, ये लास्ट ईयर के ही उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। जो लास्ट ईयर का पेपर आया उसमें आया कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो पहले आपको एथेन के बारे में सूत्र पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है C2H6। अब इसको देखिए, ऐसे लिखा जाता है CH3 और CH3, ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसका संरचनात्मक सूत्र बनाइए। तो 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया और इसमें क्या कर दिए, ये हाइड्रोजन लगा दिए। कितने हाइड्रोजन हैं, 6। तो देखिए 6 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। अब आप बताइए, जितने भी कार्बन बंध बनाता है सब सहसंयोजक बंध हैं। तो गिनिए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो यानी कितने हैं, 7। तो हमारा ये वाला आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी सूत्र जिनके भी संरचना सूत्र लिख लेंगे इस तरह से, तो उनका क्या करते हैं, आप सहसंयोजक बंध गिन सकते हैं। तो एथेन में याद रखिएगा कितने होते हैं, 7 सहसंयोजक बंध हैं। ठीक है, क्या करना है, आपको केवल संरचना सूत्र बना देना है और उसके बाद जितने बंध बने हैं उनको गिन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो पहली बात तो जानिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी वे यौगिक अगर जिनके अंदर सिर्फ क्या है, यौगिक के अंदर एक जो तत्व है वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन, और दूसरा तत्व ऑक्सीजन। सिर्फ इन्हीं की संख्या अलग अलग होगी, बाकी इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं होगा। उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो यानी हाइड्रोकार्बन, 1 मिनट, हाइड्रोकार्बन वो लिखने में गलती हो गई। एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा सिर्फ कार्बन होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा तत्व क्या होगा, कार्बन। वे सभी यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा
कार्बन होगा। ठीक है, तो यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा तत्व उपस्थित नहीं होगा, तो उन यौगिकों को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मीथेन के बारे में हम जानते हैं CH4, एथेन के बारे में क्या होता है? C2H6, और प्रोपेन में C3 होते हैं, ब्यूटेन में C4 होते हैं। H लिखे जाएं तो 10 होते हैं, यहाँ कितने? 8 होते हैं। तो जो सबसे सरल होता है यानी सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। बाकी ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन हमसे पूछा सरलतम, सबसे सरल, तो वो कौन सा है? मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? अभी हमने बताया जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो कोई पूछे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कहना कार्बन और प्लस यानी हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इन दोनों यौगिकों से क्या बनेगा? दोनों को मिलाकर जो यौगिक बनेगा उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला यौगिक का नाम क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी है? एक बार ये भी पूछ लिया जाता है और ये अक्सर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो हम जो मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। इनका परसेंटेज इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? नाइट्रोजन लगभग 78% अकेले उपस्थित है, ऑक्सीजन 21% अकेले उपस्थित है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। तो सोचिए इतनी कम होने के बावजूद भी वातावरण, वायुमंडल में इसका प्रभाव कितना है? तो हमारा आंसर कितना है? 0.03%। ठीक है, तो ये तीनों परसेंटेज आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है आप उसको पेन कॉपी लेके बैठें और नोट करते रहें, तो इससे ही हमारी क्वेश्चंस और तैयारी, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, ये सब हम लोग देखते भी होंगे। क्या देखते होंगे कि जब हम लोग खाना बनाते हैं गैस पे तो बर्तन की तली काली हो जाती है कभी कभी। तो इसका क्या मतलब है? कि भोजन पूरी तरह पका नहीं है, या भोजन पूरी तरह से, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ईंधन आर्द्र है यानी गीला है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो तली काली होने का मतलब क्या है? कि ईंधन जो है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ईंधन पूरी तरह से जल जाता तो उस पर कोई भी अवशेष नहीं रह जाता। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर तली काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्यूटेनॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका UPSC नाम भी पेपर में आता है, सूत्र भी आता है। ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? प्रक्रियात्मक समूह का एक और नाम होता है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह, याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी में कहें तो इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो अब बताइए कीटोन में यानी ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो देखिए ये बात आपने नोट कर ली, इसका नाम क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो अब देखिए इसको आपका आंसर यहीं क्वेश्चन से ही निकलवा देते हैं। देखिए ब्यूटेनॉन कह रहा है, इसने क्या कहा? ब्यूटे और नॉन। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम इतने हिस्से को देखें तो ये क्या? ब्यूटेन और ओन, यानी क्या बचा? ब्यूटेन और प्लस ओन। ठीक है, तो जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो पीछे लगाए जाते हैं, यानी ओन और ओन देखिए यहीं तो है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? कीटोन। ठीक है, अब ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? ओन यानी कीटोन है। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन में कौन सा है क्रियात्मक समूह? कीटोन। तो याद रखिएगा जो क्रियात्मक समूह है ये आपको इम्पॉर्टेंट है। और क्रियात्मक समूह कीटोन कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है, CO होगा, उसके दोनों तरफ क्या लगे होंगे? C लगे होंगे, यानी इनको लिखते हैं कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जरूर मौजूद होगा।
ये कीटोन की पहचान है। ठीक है, तो ब्यूटेनोन के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह आएगा? कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। फ्रेंड्स, कुछ अम्ल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको सरल मत समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, उससे पहले आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका ये सूत्र ध्यान कर लेंगे। एक अम्ल होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये एक याद कर लेंगे। अब बात आती सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो H2SO4 ये रहा। तो इसका नाम क्या बताया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम बताया? नाइट्रिक अम्ल। और इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इन तीनों के बारे में जानिए। इन तीनों को प्रबल अम्ल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, तो याद रखिएगा ये तीनों तो प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन है वो प्रबल अम्ल नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? कैसे पहचानोगे कि जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोक्सिलिक वाला है? तो कार्बोक्सिलिक समूह आप याद कर लीजिए, कुछ क्रियात्मक समूह जैसे COOH, अगर ये समूह है तो इसको कहते हैं, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। ये देखिए, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। अभी बताए थे अगर CO हो तो ये कौन सा है? कीटोन वाला। ठीक, क्या है? कीटोन। अगर OH हो तो ये कौन सा है? एल्कोहल। कौन सा है? एल्कोहल। ठीक, और अगर कहीं CHO है तो ये है एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, तो कुछ जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ हमने 4 सीखे। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। और COOH ये हमारा क्वेश्चन था, यानी इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। CO जो है ये कौन सा है? कीटोन है। NH2 को याद रखेंगे, एमीन। क्या है? एमीन समूह है। ठीक है, NH2 क्या है? एमीन समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इथेलीन, इसको एथिलीन भी बोलते हैं, वो इंग्लिश हिंदी के उच्चारण अलग अलग की वजह से। एथेलीन, तो एथेलीन के बारे में सोचिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। एथेलीन का सूत्र होता है C2H4। अब कोई कहे आप ये तो सूत्र हो गया, इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो आप कहेंगे C⋯C, और इसमें कितने लगा दिए? 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखिए क्या पूछा है कि बीच कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध, देखिए दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, जिनमें से एक सिग्मा एक पाई है। दोनों सिग्मा हैं, दोनों पाई हैं, या दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट हैं। तो अब बात समझिए, सिग्मा पाई की कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सिग्मा पाई बंध क्या होते हैं ये तो किसी और वीडियो में बताएंगे, पर हम उनको आपको पहचानने की ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, इसकी ट्रिक क्या है कि अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध मिलता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध मिले, या कार्बन कार्बन के बीच 2 मिले, या कार्बन कार्बन के बीच 3 मिले। अब ये जरूरी नहीं कार्बन कार्बन ही, कोई भी परमाणु हो, अगर 2 लोगों के बीच एक बंध है, क्या है? अगर सिर्फ एक बंध है तो हमेशा याद रखिएगा ये कौन सा बंध होगा? सिग्मा बंध होगा। अगर एक है तो सिग्मा होगा। ठीक, और सिग्मा का ये निशान होता है, इसको देखिएगा, सिग्मा का ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और पाई का निशान कैसे होता है ये भी सीख लीजिए। पाई बंध जो होता है तो उसको वही पाई वाला बना देते हैं। ठीक है, वो निशान किसका होता है? पाई का। तो यानी कहीं पर भी अगर आपको एक बंध मिलता है तो वो बंध हमेशा क्या होगा? सिग्मा बंध होगा। अगर 2 बंध हैं
तो 2 में एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। वो आप कोई भी बना सकते हैं, बस 2 बंध हैं तो जिसमें से एक सिग्मा हो जाएगा और एक पाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर मिल गया, एक सिग्मा और एक पाई। और मान लो कहीं पर 3 आ गए तो हमेशा याद रखना एक ही बंध सिग्मा होगा और बाकी जो बचे 2 हैं वो क्या होंगे, पाई होंगे। तो सिग्मा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कहीं पर भी अगर अकेला बंध है तो यानी वो सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और क्या होगा, एक पाई होगा, और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक ही सिग्मा रहेगा और 2 पाई हो जाएंगे। तो ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए CnH2n+2 किसका सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट हैं, जो सूत्र हैं ये कई बार आसानी से पेपर में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, यही लिए गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबके सूत्र बता देते हैं। देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है, जो ऊपर लिखा है वही है, CnH2n+2, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। अब देखिए आगे आपको दूसरा बताते हैं कि और के भी क्या होते हैं। एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का सिंपल है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है, ये देखिए CnH2n और -2, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो और आपको इसको याद करने की ट्रिक बताएं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसको याद करने की ट्रिक हम आपको बताते हैं। सिंपल सा आपको लाइन तो याद ही होती है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, जो बीच में है सिर्फ आप उसका सूत्र याद करिए, क्या है, CnH2n। अब अगर आप शुरुआत तो यही होता है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, यही तो होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्कीन का सूत्र हमने याद कर लिया। अब क्या हुआ, अगर नीचे की तरफ जाएंगे यानी यहाँ एल्केन एल्कीन एल्काइन मतलब पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको घटाने हैं 2, और अगर आप पहले की तरफ जाएंगे तो आपको 2 क्या करने हैं, जोड़ने हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। अब देखिए नीला थोता या तूतिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सूत्र पेपर में आते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है, सिर्फ आपको सूत्र याद करना है। तो याद रखना कॉपर सल्फेट में जब 5 हाइड्रोजन वो जल के अणु लगे होते हैं तो इसका नाम क्या होता है, नीला थोता या फिर तूतिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे याद करेंगे। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5 जल के अणुओं के साथ। कार्बोनिल समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो कार्बोनिल समूह किसको कहा जाता है, हमने पढ़ा था CHO COOH CO या फिर COCl2। अब ध्यान से समझिएगा, अगर कोई आदमी C+O ऐसे करके लिखता है, ठीक, या फिर ऐसे करके लिखता है, सही, और सिंपल सा ऐसे करके लिख देता, तो याद रखिए ये जो CO समूह होता है यही क्या कहलाता है, आपका कार्बोनिल समूह, ठीक है। CO समूह को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल 2 प्रकार के होते हैं, अगर जैसे इसके दोनों हाथ खाली हैं, देखिए एक हाथ पे हाइड्रोजन लग गया तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, और अगर इसके दोनों तरफ कार्बन कार्बन यानी एल्किल समूह लग गए तब ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ध्यान रखिए कार्बोनिल यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक ये एल्डिहाइड वाले और एक कौन से होते हैं, ये कीटोन वाले। यानी कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होगा, तो बीच में जो CO होता है इसको क्या कहते हैं हम, कार्बोनिल समूह, ठीक है। और जो अगर इसके दोनों हाथ खाली हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया तो ये बन गया एल्डिहाइड, और दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे हैं यानी एल्किल समूह लगे हैं तो ये बन गया कीटोन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, कुछ सूत्र तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए संगमरमर किसको कहते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, खड़िया
इसको खड़िया भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, संगमरमर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, संगमरमर कहा जाता है। नाइट्रोजन अणु में देखिए यहाँ बात करी, अणु की बात करी गई, और नाइट्रोजन अणु को कैसे लिखते हैं, N2 से। ये चीज़ याद रखिएगा। कितने सहसंयोजक बंध हैं, यानी सहसंयोजक बंध कौन से होते हैं, जो साझे से बनते हैं। कैसे बनते हैं, साझे से। तो एक नाइट्रोजन परमाणु और दूसरे नाइट्रोजन परमाणु में, हम सबको पता है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती, 3, यानी ये कितने बंध बनाता है, 3। तो और ये तीनों बंध कैसे बने हैं, साझे से, यानी इसमें सहसंयोजक बंध कितने हो गए, 3। इंपॉर्टेंट है, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। देखिए नाइट्रोजन ऐसे ही तो 3 है, और ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके भी कितने होते हैं, 3। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास टोटल बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो देखिए ये इसके 5 हो गए, और इसी तरह देखते हैं ये इसके 5 हो गए, और बाद में ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ये देखिए, तो यहाँ साझा कितने का हो रहा है, 3 का। तो इस वजह से इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं, 3 हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए एथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। ये एथाइल अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में हम लोग इसको शुद्ध वही क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। तो कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के हैं वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएंगे। अब देखिए एथिल का सूत्र क्या होता है, C2H5 को एथिल कहते हैं। अब अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल लिखने का पहचान क्या होती है, OH। लो जहाँ पर ये लगा हो लिख दो, तो देखो C2H5OH। अगर यही मेथिल कह देता तो मेथिल में क्या होता है, CH3, और अल्कोहल बोलता तो ये लगा देते, ये क्या बन जाता है, मेथिल अल्कोहल। लेकिन हमसे तो पूछा है एथिल अल्कोहल, तो ये रहा C2H5OH। एथिल का सूत्र याद रखिएगा, एथिल का सूत्र क्या होता है, C2H5, और ये CH3 क्या है का होता है, मेथिल का। फ्रेंड्स, जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है जो अलग से लिखी जा रही है उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, तो एथेनॉल, एथेन, देखिए एथेन ऐसे समझिए, अभी हम लोगों ने जो एथिल अल्कोहल पढ़ा था, एथेन क्या होती है, C2H6। अब क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन हम लोग कम करते हैं तो कितने रह जाते हैं, C2H5। अब यहाँ देखिए आवाज़ का है क्या आ रही, ऑल की। तो ऑल कब आता है, जब हम OH लगाते हैं। तो इसमें रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, क्रियाशील कौन सा है, OH। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, OH, यानी अल्कोहल। इस नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए इसके नाम में, नाम से ही सारा काम होगा। यहाँ देखिए ऑल लिखा है, ऑल की आवाज़ आ रही, ऑल सिर्फ कब आता है, जब अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का सिंबल क्या होता है, OH। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सहसंयोजी यौगिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए घुमा फिरा के सब क्वेश्चन उसी तरीके के हैं। तो अब सहसंयोजी मतलब कहाँ होगा, जहाँ साझे से इलेक्ट्रॉन बनाए गए हों, मतलब साझे से बंध बनाए गए हों, साझा करके। ठीक है, तो अब देखिए साझे से तो किस में बनते हैं, जो देखिए जितनी भी धातु हैं वो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, देने का काम करती हैं, यानी वो तो क्या करेंगी, सहसंयोजक बंध नहीं बनाएगी। तो सोडियम है भैया, कैल्शियम है नहीं, सोडियम है नहीं, यानी ये तीनों नहीं है। लेकिन हमको पता है कार्बन तो साझा ही करता है ना, क्या करता है, कार्बन जितने बंध बनाता है वो कैसे होते हैं, सहसंयोजक। तो यानी इसका आंसर क्या निकलेगा, यही वाला आंसर हो जाएगा, क्या कि कार्बन जो है वो कैसे बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध। तो यानी यही वाला हमारा आंसर है। ये सब कैसे हो जाएंगे, आयनिक लक्षण इनमें पाया जाएगा। ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक ही होते हैं अधिकतर, तो इनमें ये देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आज आपको इसी बहाने एरोमेटिक पता लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है, एल्केन है, ठीक, और ये देखिए क्या है, एल्कीन है, ठीक,
और C3H8 ये भी क्या है, एल्केन है। जहाँ पर भी 2 गुने से 2 ज़्यादा हों तो वो एल्केन होंगी, और अगर सिर्फ 2 गुने हैं यानी 2 गुने हैं तो देखिए यहीं पे तो 2 गुने तो वो एल्कीन है, और ये 2 गुने से 2 ज़्यादा हैं तो क्या होगा, एल्कीन होगा। तो अब देखिए ये बचा है C6H6, यही क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यानी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई यौगिक एरोमेटिक है या नहीं, तो याद रखिए एरोमेटिक के अंदर बेंजीन रिंग जरूर मिलेगी आपको। क्या, बेंजीन जो होगी उसकी संरचना जरूर मिलेगी। अब बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 1 2, हर कोना कार्बन है, 4 5 6, तो यहाँ पर इसके अंदर कितने कार्बन हुए, 6, सही है, 3 4 5 और ये 6। तो अब देखिए बेंजीन के बारे में थोड़ा आपको और बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया, उसके बाद देखिए। तो अब बेंजीन की संरचना देखिए कैसे बनती है, ऐसे करके बना दिया, उसमें क्या होता है फिर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड यानी एकांतर क्रम में। देखिए ये बंद आपने बनाया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये वाला रहा सिंगल, ये सिंगल रहा, अब देखिए फिर से ये डबल हो गया, फिर ये देखिए सिंगल रहा, फिर ये देखिए यहाँ डबल हो गया, और फिर ये सिंगल रहा। तो यानी एकांतर क्रम में क्या होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड। साथ में कार्बन की संयोजकता 4 होती है, मतलब इसके हर कोने पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा होता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, ये सूत्र किसका है, बेंजीन का। तो गिनिए यहाँ पर C भी 6 होंगे, H भी 6 होंगे, इसीलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। तो अब बताइए 3 आबंध किस में होते हैं, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा ना, एल्काइन में। किस में 3 होते हैं, एल्काइन में। तो अब बताइए एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, जितने C हों उतने के 2 गुने से 2 कम हों। तो अब बताइए यहाँ तो 2 गुने से ज़्यादा हैं, यहाँ भी 2 गुने से ज़्यादा हैं, यहाँ देखिए 3 का 2 गुना कितना होता है, 6, और 6 में से 2 निकालो तो कितना बचा, 4, यानी यही तो आंसर है। यहाँ भी देखिए 2 गुने से ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर कहीं 2 गुने से कम हो रहे हैं तो वो एल्काइन है, और एग्जैक्ट 2 गुने हो रहे हैं तो वो एल्कीन होगा, और 2 गुने से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो एल्केन होगा। ये वाला एरो क्यों बनाया था, 2 गुने से कम करना है, ये वाले में 2 गुने लेने हैं यानी एल्कीन, और यहाँ 2 गुने से ज़्यादा लेने हैं तो एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी किया जा रहा है। COOH का क्रियात्मक समूह मूलक को क्या कहते हैं, यानी ये COOH कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो आप बताइए COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके नाम में क्या लिखा होता है, अम्ल, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक तो लिखा नहीं है, अम्ल है, तो यानी ये मूलक क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, क्रियाशील मूलक इसका क्या है, अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कौन सा यौगिक सबसे अभिक्रियाशील है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये जनरल बात नहीं है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि कौन सा यौगिक अधिक क्रियाशील है। तो देखिए क्रियाशीलता जो होती है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन बताने जा रहे हैं, क्रियाशीलता बंधों पर निर्भर करती है। हमेशा याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड क्रियाशील होगा, और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी, एकल बंध की। यानी ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा, ट्रिपल वाला, और ये जो होगा वो सबसे कम होगा। अब बताइए ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, और ये एल्कीन है, और ये भी एल्केन है। तो यानी एल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो सबसे कम क्रियाशील होता है,
तो यानी बच कौन गया, ये वाला C2H4, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। तो यानी इसकी क्रियाशीलता इन सब में सबसे ज़्यादा होगी। हमेशा याद रखिए, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। उससे थोड़ा स्लो कौन करेगा, डबल बॉन्ड। और सबसे स्लो कौन सा करेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के 2 अपर रूपों के अलावा तीसरा अपर रूप का नाम। तो हमने पढ़ा था अभी कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। तो एक हीरा हो गया, दूसरा ग्रेफाइट हो गया, तीसरे का नाम क्या होता है, फुलरीन। तो यही याद रखिएगा, कार्बन का तीसरा अपर रूप कौन सा है, फुलरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं CHO समूह। अभी पढ़ा था CHO समूह क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। ठीक है, CHO समूह कौन सा है, एल्डिहाइड समूह। तो आप क्रियात्मक समूहों के नाम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बताइए, कार्बन लिया और क्या लिया, ऑक्सीजन, और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अपघटन माने क्या होता है, टूटना। एक यौगिक कोई A हो और इधर जाके उसके 2 टुकड़े हो जाएं, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती, जब कम से कम 2 लोग हों, एक का ऑक्सीकरण हो और एक का अपचयन हो, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ समझिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, सबको परिभाषा याद होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यहाँ देखो, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के ही तो ये बन रहा है। तो यानी इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसके बचे हुए क्वेश्चंस को, लगभग 50 क्वेश्चंस हैं वो, तो यानी 30 हम लोग पढ़ चुके हैं, 25, उसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।